प्यारे दोस्तों, आप सभी का आर्थिक संख्यांकिकी की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर संख्यांकिकी का मतलब एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में क्या है और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों आपको ये पूरी तरीके से मैं समझा दूंगा कि संख्यांकिकी का आखिर मतलब क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अर्थशास्त्र क्या है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और भी कई सारे वीडियो के लिंक दे रखे हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। आज मैं आपको सेकंड पॉइंट पढ़ाऊंगा कि संख्यांकिकी क्या है, यानी व्हाट इज स्टैटिस्टिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है अर्थशास्त्र में। पर दोस्तों बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप इस सीरीज़ को पूरा ज्वाइन कीजिए और मैं जब एमसी की क्वेश्चन लेके आऊँगा उनको भी आप दीजिए। आप देखना आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो फाइनली अगर आप 11th क्लास में हैं और अर्थशास्त्र को सीखना चाहते हैं तो विक्की की पाठशाला को जरूर दोस्तों आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि संख्यांकिकी क्या है। तो देखिए, इसके अगर आप अर्थ को समझना चाहते हैं संख्यांकिकी को, तो इसके अर्थ को आप दो भागों में बांटते हैं, एक बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, पूरा जरूर देखें। आपको बहुत सारे लाइव टू लाइव के एग्जाम्पल देकर मैं इन दोनों के अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, इन दोनों के डिफरेंस को भी समझा दूंगा। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बहुवचन के रूप में संख्यांकिकी का क्या मतलब है। तो देखिए, इंग्लिश में यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन टर्म ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा, यही इंपॉर्टेंट बात है। यानी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक देश या एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों के समूह की कोई इकोनॉमिक्स एक्टिविटी या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड यानी किसी आर्थिक समस्या से रिलेटेड या आर्थिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, सिर्फ वो डाटा। जैसे भारत की अगर जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ है, 135 करोड़ है। अब इसमें हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, इनकी जो नंबर दिए गए हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है ना दोस्तों, इसी का मतलब है संख्यांक की बहुवचन के रूप में, यानी न्यूमेरिकल डाटा जो हमें किसी आर्थिक पहलू के बारे में बताए, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष समूह के बारे में या फिर किसी देश के बारे में, जो क्या हो, तुलनात्मक हो, जिनके बीच में कंपैरिजन किया जा सके। कि जैसे अगर भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है तो उसमें हिंदू कितने हैं, उसमें मुस्लिम कितने हैं, उसमें सिख कितने हैं, उसमें ईसाई कितने हैं, हिंदू परसेंटेज में कितने हैं, मुस्लिम परसेंटेज में कितने हैं, राज्यों के हिसाब से बात की जाए, है ना, किस राज्य की कितनी प्रति व्यक्ति आय है, किस राज्य का कितना प्रोडक्शन है, कितना टैक्स है। तो ये सारी चीजें जो आर्थिक पक्ष के बारे में हो, यानी अर्थशास्त्र क्या है, आप ये बात जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं कि अर्थ का मतलब है आर्थिक क्रिया, मैंने आपको ये बहुत बार बताई है, आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रिया का मतलब कि कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू आवर लिमिटेड रिसोर्सेज दैट हैव ऑल्टरनेट यूज, यानी कोई भी ऐसी क्रिया जो हमारे सीमित संसाधनों से संबंधित हो, जिनका वैकल्पिक प्रयोग होता है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के विज्ञान को, इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के विज्ञान को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं की क्या होती हैं, सूचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, सूचनाएं, यानी इंफॉर्मेशंस होती हैं। और इन्हीं इंफॉर्मेशंस को
हम क्या कह सकते हैं, आर्थिक सूचनाएं, क्या, आर्थिक सूचनाएं। और उसमें क्या हो सकती है, एक मात्रात्मक हो सकती है और एक गुणात्मक हो सकती है। जो मात्रात्मक, जिसे नंबर में डाटा जाना जा सकता है, जैसे जीडीपी, यानी जीडीपी को हम क्या कर सकते हैं, नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है कि जीडीपी, भारत की जीडीपी कितनी हुई, भाई जो सेक्टर सेक्टर हमारा फर्स्ट सेक्टर की क्या कितनी ग्रोथ रही, भाई सेकंड सेक्टर का क्या रहा, थर्ड सेक्टर का क्या रहा, एग्रीकल्चर लास्ट ईयर से कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, कितना परसेंट बढ़ा या कितना परसेंट घटा। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो किसी देश की या किसी व्यक्ति यानी किसी मतलब व्यक्तियों के समूह की, मतलब आर्थिक सूचनाएं दी, जिन्हें हम आंकड़ों में व्यक्त कर सके, संख्या में व्यक्त कर सके, न्यूमेरिकल डाटा में व्यक्त कर सके। जैसे कॉलेज है, मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर एक कॉलेज है, एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, तो ये कोई संख्यांक नहीं है। उसमें कितने एससी है, कितने ओबीसी है, कितने जनरल है, ठीक है, कितने जनरल है, ठीक है, कितने एसटी है, कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं, ये जिनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा है, जो किसी देश या किसी व्यक्ति की आर्थिक सूचनाएं हमें दे रहा है, ये बस न्यूमेरिकल डाटा है। इसी को हम कहते हैं संख्यांकिकी का अर्थ बहुवचन के रूप में। बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक, कि भाई भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ है, उसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, है ना। उसमें नॉर्थ इंडिया की क्या पॉपुलेशन है, साउथ इंडिया की क्या है, ईस्ट की क्या है, वेस्ट की क्या है। राज्य राज्य की बात करें, किस राज्य की कितनी लोकसभा सीट है, कितनी राज्यसभा सीट है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो यही संख्यांकिकी है। और ये जो इंफॉर्मेशन है जो किसी इकोनॉमिक्स इशू को बता रहा है या इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसी का मतलब स्टैटिस्टिक इन द प्लूरल सेंस आप कह सकते हैं। अब इसे हिंदी में भी आप देख लें कि बहुवचन के अर्थ में संख्यांकिकी संख्यांकिकी संख्या या संख्यात्मक डाटा के संदर्भ में जानकारी को संदर्भित करता है। और ये जानकारी कैसी होती है, आर्थिक जानकारी होती है। अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान। और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं की कुछ आर्थिक सूचनाएं होती हैं, और आर्थिक सूचनाओं को हम मात्रात्मक और गुणात्मक में बांट सकते हैं। जो मात्रात्मक है, जो क्वांटिटेटिव है, उन इंफॉर्मेशन को जो कि समग्र के बारे में बताती है, किसी एग्रीगेट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसे ही हम दोस्तों स्टैटिस्टिक ए प्लूरल नाउन आप उसे समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक, जैसे भारत की जो जो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट है, वो गांव में कितना है, शहरों में कितना है, किस महानगरों के कंपैरिजन में कितना है, चारों महानगरों में कितना है, कितने जो यूपी के गांव हैं उनमें कितना है, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में क्या डिफरेंस है, महाराष्ट्र और पंजाब के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये जो जितनी भी आर्थिक इंफॉर्मेशन है, आर्थिक सूचनाओं के बारे में जिन्हें हम मात्रा में नाप सकते हैं, उन्हें हम संख्यांकिकी कह सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इतना जोर क्यों लगा रहा हूँ, उसका रीजन है, अगर आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा ना तो फिर आप समझ जाएंगे संख्यांकिकी का मतलब क्या। आर्थिक सूचना जो किसी समग्र को प्रतिनिधित्व करती हो, रिप्रेजेंट करती हो, किसी एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करती हो, तो वो ही हमारी आर्थिक संख्यांकिकी है। और आर्थिक संख्यांकिकी है बहुवचन के रूप में। जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है जनसंख्या संबंधित आंकड़े हो गए, रोजगार संबंधित आंकड़े हो गए, व्यय संबंधित आंकड़े हो गए। जैसे इन्वेस्टमेंट है, भारत में कितना इन्वेस्ट रहा, भाई फर्स्ट सेक्टर में कितना रहा, सेकंड सेक्टर में कितना रहा, थर्ड सेक्टर में कितना रहा, लास्ट ईयर से कितना ज़्यादा रहा, है ना, कितनी परसेंटेज रही, फार्मा सेक्टर में कितना रहा, ठीक है भाई, एफएमसीसी सेक्टर में कितना रहा। तो ये जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है जो किसी देश की आर्थिक इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम संख्यांकिकी कह सकते हैं, आर्थिक संख्यांकिकी बहुवचन के रूप में। अब हम जानते हैं कि सिंगुलर नाउन के रूप में या सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब यानी
संख्यांकिकी का क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पे एक वचन के रूप में अगर हम संख्यांकिकी के अर्थ की बात करें तो बहुवचन के रूप में क्या है? संख्यात्मक यानी संख्या, यानी अब मैं कह सकता हूँ न्यूमेरिकल डाटा यानी ऐसी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जिसे मेजर किया जा सकता है, न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस, नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे हम जो किसी एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करे वो हमारी स्टैटिस्टिक ए प्लूरल नाउन आप उसे कह सकते हैं। बट आप इसका कैसे कलेक्शन करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, इसका आप प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आप उसका एनालाइज कैसे करेंगे और उसको आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? मतलब कि आंकड़े हैं, जो कोई आर्थिक इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे रोजगार के आंकड़े हैं जो रोजगार की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। भाई रोजगार की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अर्बन एरिया में इतना रहा और रूरल एरिया में इतना रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। तो वो आंकड़ों का संकलन कैसे करना है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, आंकड़ों का संकलन कैसे करना है, मतलब उनको इकट्ठा कैसे करना है, फिर उनका वर्गीकरण यानी संगठन कैसे करना है, फिर उनका प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, फिर उनका उनका उनकी व्याख्या कैसे करनी है, यानी मतलब उनको एनालाइज कैसे करना है, मतलब उनकी जो टूल्स हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो टूल्स हैं कि भाई अगर हमें आंकड़ों को, मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर मुझे आंकड़ों को एकत्रित करना है, मुझे 11th क्लास के 40 विद्यार्थी, मान लीजिए 11th सी में 40 स्टूडेंट है और मुझे जानना है इनका कि एवरेज वेट कितना है। अगर मैं एक एक बच्चे का वेट कैलकुलेट करता हूँ या फिर 5 बच्चों के आधार पे दे देता हूँ, तो मैं जनगणना मेथड अपनाऊं या फिर मैं सैंपल मेथड अपनाऊं, तो ये जो सैंपल है मेथड है और ये जो जनगणना मेथड है, ये ही क्या है? सिंगुलर नाउन है। यानी आंकड़ों का संगठन कैसे करना है, मतलब कि आंकड़ों का संकलन कैसे करना है, आप ये समझिए आंकड़ों का संकलन कैसे करना है, कौन से मेथड से यानी कैसे करना है, उसका जो आंसर आएगा किस मेथड को लगा के करना है, वो जो मेथड्स हैं ना, जो स्टैटिस्टिक टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, जो उपाय हैं, जो विधियां हैं संख्यांकिकी की, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एक वचन के रूप में संख्यांकिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लिख भी रखा है कि एक वचन के रूप में संख्यांकिकी का अर्थ, संख्यांकिकी यानी संख्यांकिकी विधियों का विज्ञान है। ये मात्रात्मक डाटा के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या पे जोर देता है। 5 जो संख्यांकिकी स्टेजेस कहलाती है, स्टैटिस्टिक स्टेजेस कहलाती हैं, यानी चरण जो कहलाते हैं। इन पांचों चरण, ये जो 5 चरण हैं दोस्तों, इन पांचों चरण में हम किन किन मेथड का अप्लाई कर सकते हैं, जो मेथड्स है ना, वो ही संख्यांकिकी है एक वचन के रूप में। यानी न्यूमेरिकल डाटा जो किसी एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करे वो क्या है? स्टैटिस्टिक एज ए प्लूरल नाउन। और जो हमें आंकड़ों का कैसे हमें कलेक्शन करना है, कैसे हमें क्या करना है, कलेक्शन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है क्वांटिटेटिव डाटा का, और उसमें कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है, वो सिंगुलर नाउन में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं एक शब्द में इस संख्यांकिकी के अर्थ को बताऊं तो देखिए इसके अर्थ को, इसके मीनिंग को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक बहुवचन के रूप में, तो बहुवचन के रूप में एक शब्द बोलूं तो मैं कहूंगा न्यूमेरिकल डाटा यानी संख्यात्मक आंकड़े या संख्यात्मक डाटा, है ना। जैसे भारत की जो फार्मा कंपनी है, भारत की जो फार्मा कंपनीज हैं, जितनी भी जो दवाइयां बनाती है, जैसे सन फार्मा हो गई, सीरम कंपनी हो गई, बहुत सारी, तो उन्होंने 2021 में कितनी दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग किया, सारी कंपनियों ने जितनी भी भारत की है, वो जो इंफॉर्मेशन है ना, जो उनके प्रोडक्शन के बारे में हमें बताएगी, जिसे हम न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही हो गई न्यूमेरिकल डाटा। और उसे वो जो डाटा है वो इकोनॉमिक्स, वो स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स है, यानी आर्थिक संख्यांकिकी है, क्योंकि वो
इकोनॉमिक्स पहलू को बता रहा है, वो हमारे आर्थिक पक्ष को बता रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर हम इसकी सिंगुलर नाउन के रूप में देखें तो देखिए इसका एक ही बात है, संख्यांकिकीय विधियां या स्टैटिस्टिक टूल्स या फिर हम कहें मेथड्स। जैसे पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट एक मेथड है। पाई चार्ट एक तरीका है किसी, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, कोई किसी का घर है जिसमें 50% उन्होंने राशन पे खर्च किया, 25% उन्होंने इंटरटेनमेंट पे खर्च किया, 5% उन्होंने किराए पे खर्च किया और रिमेनिंग मतलब मान लीजिए और कोई दो आइटम। तो ये पाई चार्ट क्या है? उनकी जो इनकम है, उस इनकम को वेरियस पार्ट्स में, उनकी जो वेरियस गुड्स हैं उनमें कितने कितने परसेंट में बांटा गया। तो ये तरीका है। तो ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, पाई चार्ट हो गया, कहते हैं आयात चित्र हो गया, बारंबारता बहुभुज हो गया, बहुत सारी चीज़ें भाई, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ये जो मीन कहते हैं माध्य का बहुलक, ये सारे तरीके हैं दोस्तों, मेथड्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी जो इन न्यूमेरिकल डाटा है उसके बारे में बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया कि संख्यांकिकी के अर्थ को हम दो पार्ट में बांटते हैं। इसका मतलब संख्यात्मक डाटा, और ये संख्यात्मक डाटा की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी संख्यात्मक डाटा है, कोई भी संख्या है तो उसका मतलब संख्यांकिकी है बहुवचन के रूप में, नहीं। अभी मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, आप देखते जाइए पूरा अच्छी तरीके से। तो इसका संख्यांकिकी विधि है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये जरूर समझना है कि जो बहुवचन के रूप में जो संख्यांकिकी है वो आंकड़े हैं, उसका मतलब है संख्यात्मक डाटा या संख्यात्मक आंकड़े, यानी न्यूमेरिकल डाटा। अब वो न्यूमेरिकल, क्या सारे के सारे न्यूमेरिकल डाटा को आप स्टैटिस्टिक मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे न्यूमेरिकल डाटा स्टैटिस्टिक नहीं होते, बट ऑल दी स्टैटिस्टिक्स आर दी न्यूमेरिकल डाटा। बट जितनी भी स्टैटिस्टिक होती हैं उसे आप न्यूमेरिकल डाटा बोल सकते हो। क्लियर है? जैसे मतलब क्या है, जैसे एक न्यूमेरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा है ना। तो न्यूमेरिकल डाटा की बात मैं आपको कर रहा हूं। जैसे अगर कोई कहता है कि एक काउ हैज 4 लैख, एक काउ हैज 4 लैख, क्या आप इस न्यूमेरिकल डाटा से क्या कोई कंपैरिजन कर सकते हो? कोई कंपैरिजन कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, है ना। ना तो आप इसे कुछ कंपेयर तो नहीं कर सकते, ना कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना तो आप इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो, ना ही कोई आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो संख्यात्मक डाटा होना चाहिए, बट वो ऐसी न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए जो कंपैरेटिबल हो, जिससे कंपैरिजन किया जा सके, कोई कंक्लूजन निकाला जा सके। जैसे मान लीजिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कॉलेज है, मान लीजिए एक कॉलेज है या एक स्कूल है, मान लीजिए उसमें 1000 स्टूडेंट हैं या 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये कोई स्टैटिस्टिक नहीं है। बट उसमें आर्ट्स में 300 बच्चे हैं, कॉमर्स में 500 बच्चे हैं और रिमेनिंग साइंस स्ट्रीम में, तो ये कंपैरेटिबल है कि आर्ट्स में किस तीनों में से सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में, मीडियम में। तो हम जिनमें कंपैरिजन कर सके और कंपैरिजन करके हम कोई कंक्लूजन यानी कंक्लूड कर सके, कोई कंपैरिजन कर सके। अगर मैं कहूँ कि भाई भारत कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 200 रुपये है और शहरी लोगों की 250 रुपये है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन, इनको आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो डाटा ऐसा होना चाहिए जिसे आप कंपेयर कर सको और कंक्लूड कर सको, यानी कोई निष्कर्ष निकाल सको। तो गाय के 4 पैर है, मोर के 2 पंख हैं, है ना, मेरे 2 हाथ, दो पैर हैं, एक नाक है, ये कोई संख्यांकिकी नहीं है दोस्तों। अब संख्यांकिकी के डाटा कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पे लिख रखा है, भारत में 26 वर्ष से पुरुषों की जो औसत ऊंचाई है वो नेपाल में, यानी भाई जो 26 है वो 6 फीट है, यहाँ मिस है, मतलब भारत में तो 6 फीट है जो 26 प्लस के वाले लोग हैं, और जो 5 फीट के लोग हैं नेपाल में कितनी है? 5 फीट। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि भारत में जो 26 वर्ष से ऊपर की आयु के मेल हैं यानी पुरुष हैं,
उनकी हाइट नेपाल में 26 वर्ष के लोगों की तुलना में 1 फीट ज़्यादा है। आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप उसके पीछे का तर्क दे सकते हो कि नेपाल एक पर्वतीय इलाका है और पर्वतीय इलाके में हाइट कम होना स्वाभाविक है। तो आप इससे कोई कंक्लूजन कर निकाल सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए। मैं बारंबार आपसे कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल डाटा का मतलब है प्लूरल सेंस में संख्यांकिकी का, बट वो न्यूमेरिकल डाटा ऐसा होना चाहिए जिसे आप कंपैरिजन कर सकें और उससे कंक्लूजन निकाल सकें। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जैसे राम के पास 200 रुपये हैं या उसकी जेब में 200 रुपये हैं, तो ये आप न्यूमेरिकल डाटा नहीं कह सकते। पर देखिए, भारत में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 प्रति 1000 की तुलना में भारत में जन्म दर 18% है। यानी जो अमेरिका जो देश है उसमें जो जन्म दर है वो 8,000 प्रति 1000 है, जबकि भारत में 18,000 है। यानी भारत में बहुत ज़्यादा है, यानी 10 गुना ज़्यादा है। आप ये मान लीजिए डबल से भी ज़्यादा है ना। 8 × 8 = 8 × 2 = 16, 16 यानी डबल से भी 2 गुना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो आप इससे भारत में जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, और जो अमेरिका में बर्थ रेट है, उन दोनों में क्या कर सकते हो आप, कंपैरिजन कर सकते हो और कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। अब ये कह सकते हो कि भाई जो भारत में बेरोजगारी पाई जा रही है उसका कारण ये भी है कि भारत में जो जन्म दर है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर आप उसकी तुलना करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका से आप अगर उसकी तुलना कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना कि अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री होने के बाद भी वहाँ पे जन्म दर बहुत कम है, जबकि भारत में बहुत ज़्यादा है। आप इसके पीछे ये भी तर्क दे सकते हैं कि अमेरिका में शादी का जो चलन है वो बहुत कम होता जा रहा है, लिविंग रिलेशन में वहाँ पे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर वेरी करते हैं दोस्तों। यानी न्यूमेरिकल डाटा है, बट न्यूमेरिकल डाटा के पीछे आप ये मानिए कि वो कुछ भी न्यूमेरिकल डाटा का मतलब स्टैटिस्टिक एज ए प्लूरल नाउन नहीं हो सकता। वो कंपैरिजन होनी चाहिए और उससे कंक्लूजन निकाला जा सके। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे 100 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से तेज ट्रक कार ने एक महिला को कुचल दिया, तो ये कोई संख्यांकिकी नहीं है कि 100 किलोमीटर आ गया भाई, 100 आ गया तो ये संख्यांकिकी है। इट इज नॉट ए स्टैटिस्टिक बिकॉज इट इज नॉट एग्रीगेट डाटा, नॉट कंपैरेटिबल। इसे हम कंपैरेटिबल डाटा नहीं कह सकते, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देखिए कि पिछले 10 वर्षों में, आप देखिए पिछले 10 वर्षों में, लास्ट 1 डिकेड आप इसे कह सकते हैं, भारत ने क्रिकेट में 60 टेस्ट और 60 टेस्ट तो जीते हैं और 50 टेस्ट हारे हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो लास्ट मतलब पिछले उसके 10 साल से किसी दूसरे 90 से कंपैरिजन कर सकते हो, 80 से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई कितने % हम जीते, जो टोटल मैच खेले तो उसमें से हमारी कितना जीत का परसेंटेज रहा, कितनी हार का परसेंटेज रहा, कितने इंडिया में हमने जीते, कितने हारे, इंडिया से बाहर हमने कितने जीते, कितने हारे। तो आप कोई कंक्लूजन, कोई कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों। इन्हीं का मतलब न्यूमेरिकल डाटा, ऑल द न्यूमेरिकल डाटा इज नॉट ए स्टैटिस्टिक। बस यही बात समझिए कि कुछ भी डाटा आ गया, 4 आ गया, 200 आ गया, 100 आ गया, तो ये न्यूमेरिकल डाटा नहीं दोस्तों। आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बट आप ये समझिए ना, तेज पढ़ के फ़ायदा भी क्या है अगर आपको समझ में नहीं आता। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बोलता हूँ तो आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप बहुवचन के रूप में एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन हुए हैं, ये बहुत बड़े हुए हैं, आर्थर बॉर्ले, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है इस स्टैटिस्टिक के बारे में। देखिए क्या बोला है, स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट in any department of inquiry placed in relation to each other। यानी रिलेशन प्लेस्ड, यानी फिर इन्होंने कहा है कंपैरिजन, यानी ऐसी कहते हैं न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यानी ऐसी आर्थिक सूचनाएं हैं जिन्हें हमने प्लेस किया एक दूसरे के संबंध में। जैसे भारत में गन्ने का उत्पादन
इतना हुआ और गेहूं का उत्पादन इतना हुआ, चावल का उत्पादन इतना हुआ। तो ये कंपैरिजन बन है ना, कंपैरेटिबल कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि भाई जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो प्राथमिक क्षेत्र रही उसमें क्या ग्रोथ रही, द्वितीय क्षेत्र में कितनी रही, तृतीय क्षेत्र में क्या रही, और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन रहा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसी का मतलब संख्यांकिकी का अर्थ है बहुवचन के रूप में। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख भी रखा है एक दूसरे के संबंध में और संख्यात्मक विवरण जो किसी चीज को जानने के लिए रखा जाए। ये दो और हैं, इन्होंने भी कहा है बहुवचन के रूप में, डेफिनेशन दी है। यल और कैंडल जो हैं इनकी डेफिनेशन आप उतार लें, क्योंकि ये आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। कि संख्यांकिकी से हमारा तात्पर्य मात्रात्मक डेटा से है जो कारणों की बहुलता से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। यानी एक न्यूमेरिकल डाटा है ना, जैसे अगर भारत में जो जीडीपी गिर रही है तो उस जीडीपी गिरने के कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे नोटबंदी हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, लॉकडाउन हो सकता है, सरकार की गलत नीतियां हो सकती है, एनआरसी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर वेरी करते हैं। अगर भारत में इन्वेस्टमेंट गिर रहा है या इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो वो कोई एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर फार्मा सेक्टर पिछले कुछ सालों में बढ़ा है तो उसके पीछे क्या कारण है, सिर्फ कोरोना ही एक कारण है? नहीं, उसके पीछे कोई और भी कारण हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी संख्यात्मक विवरण, संख्यात्मक यानी संख्यात्मक सूचनाएं जो क्या हो, जो कई कई आर्थिक कारणों से प्रभावित हो, अगर हम उनको कलेक्ट करके उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और उससे कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो वो संख्यांकिकी है बहुवचन के रूप में, ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें कि बहुवचन के रूप में जो हमारी संख्यांकिकी की जो विशेषताएं हैं, जो डाटा है, देखो बहुवचन के रूप में अभी मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल डाटा यानी संख्यात्मक सूचनाओं को या संख्यात्मक या मात्रात्मक आर्थिक सूचनाओं को हम बहुवचन के रूप में संख्यांकिकी कहते हैं। तो उन आंकड़ों की, उन न्यूमेरिकल डाटा की क्या क्या विशेषता हो सकती है, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आपको इससे ना संख्यांकिकी के अर्थ को और अच्छी तरीके से समझने की फायदा होगा। तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट यानी तथ्य का समुच्चय, यानी कोई भी जो न्यूमेरिकल डाटा आता है, यानी अगर आप बोलते हो कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं तो उनका जो एवरेज वेट है, 11th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, फिर 45 है, मान लीजिए 45 है, तो ये जो एवरेज है ना, ये किसी एक विद्यार्थी की नहीं है, पूरे 40 विद्यार्थियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो कभी भी संख्यांकिकी एक की बात नहीं करता है, संख्यांकिकी अनेक की बात करता है, मतलब मैनी की बात करता है। यानी एक बोलूं और अनेक कहूं, यानी कम से कम एक के अलावा दो भी चलेंगे, चलो, बट एक नहीं चलेगा। 1 2 3 4 2 देश हो, 3 देश हो, बट एक की नहीं। इंडिविजुअल स्टडी नहीं करता, ये एग्रीगेट्स की बात करता है। अगर हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम 50,000 रुपए है भारत में, तो ये किसी एक भारतीय की बात नहीं कर रहा है, ये 135 करोड़ की जनसंख्या की बात कर रहा है। अभी मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको अभी समझाऊंगा, बट अभी आप देखते जाइए। दूसरी चीज कि मात्रात्मक रूप में व्यक्त यानी गुणात्मक रूप में हम संख्यांकिकी को नहीं मानते, संख्या में व्यक्त होनी चाहिए। इसके बाद भाई कारण की बहुलता से प्रभावित हो, किसी ऐसा कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं होना चाहिए जो किसी एक ही आर्थिक पक्ष से रखे, तो उसे आप संख्यांकिकी नहीं कह सकते बहुवचन के रूप में। उचित सटीकता, भाई उसमें जो शुद्धता होनी चाहिए वो होनी, मतलब जो उपदेश है उस पर वेरी करता है, बट होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी डाटा लिया कुछ भी निष्कर्ष निकाल दिया, ऐसा नहीं। एक दूसरे के संबंध में रखे गया हो, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने रख दिया, किसी एक विद्यार्थी की आपने एज ले ली, दूसरे का आपने वेट ले लिया, तीसरे की आपने इस मतलब कहते हैं कुछ और ले लिया, मान लीजिए। तो मतलब तीनों की अगर आप एज ले रहे हो, चारों की एज ले रहे हो, चारों की मतलब आर्थिक पहलू ले रहे हो,
मतलब उनके फादर की इनकम देख रहे हो, तो सबका एक जैसा, एक दूसरे के संबंध किया जा सके। जैसे अगर भारत की आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो और पाकिस्तान से उसका देख रहे हो कंजम्पशन, तो ये बात नहीं बनेगी। दोनों का इन्वेस्टमेंट देखो जो एक दूसरे के संबंध में रखी जा सके, ये मैं कहने की बात कह रहा हूँ। पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगणित यानी न्यूमरेटेड, मतलब जिसकी गणना की जा सकती हो या फिर अनुमान भी लगाया जा सकता है, और एक व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करें। मतलब ऐसे ही नहीं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि 11th मतलब साइंस में कितने नंबर आए विद्यार्थियों के किसी स्कूल में, तो आप स्कूल में घुस गए और साइंस से बच्चों को पकड़ा, हाँ भाई साइंस में कितने नंबर आए, कितने नंबर आए। नहीं भाई, कौन सी क्लास, कौन सा सेक्शन, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट करता है ना। तो सारी चीज व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिकली ढंग से आपको करना पड़ेगा। अब हम इसे एक एक करके अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखिए, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स की बात करें यानी तत्वों का समूचे, तत्वों का समूचे में कहें, ए सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। यानी तो एक एक एकल आंकड़ा है। जैसे मेरी इनकम 50,000 रुपये है, मैंने कहा मेरी इनकम 50,000 रुपये है, तो ये कोई संख्यांक नहीं है क्योंकि ये मेरे बारे में बता रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, एकल संख्यांक। दूसरी बात इसी में आप ये समझ लीजिए, ये केवल तत्वों की कुल संख्या है जिसे संख्यांकिकी कहा जाता है, क्योंकि इसकी तुलना की जा सकती है और इससे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मतलब एक की नहीं, अनेक की। मैंने कहा ना समूचे, समूचे। अगर आप शेयर मार्केट की बात करूंगा, अगर मैं शेयर मार्केट, तो जो शेयर मार्केट में जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर की अगर मैं कंपनी की बात कहूं कि मैं ओवरऑल ग्रोथ देखूं कि भाई टाटा मोटर ने कितना किया, ठीक है भाई, टाटा ने कितना किया, महिंद्रा ने कितना किया, और भी बाकी जो कंपनी, तो सबका एवरेज प्रॉफिट क्या रहा, किसका क्या लॉस रहा, किसके शेयर कितने परसेंट चढ़े उतरे, तो सबकी बात करता है, एग्रीगेट्स की बात करता है, सिंगल की बात नहीं करता है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, मान लीजिए कोई कॉलेज है और मैं कहता हूं कि इसमें 1,000 या 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये कोई संख्यांक की आंकड़ा नहीं है दोस्तों, क्योंकि एकल इंफॉर्मेशन बात कर रहा है, एकल है ये। बट अगर इसी को मैं ऐसे कहूं कि भाई इसमें जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उसमें भाई 300 बच्चे हैं, जो कॉमर्स के हैं उसमें भाई मान लीजिए 400 बच्चे हैं, ठीक है, और मैंने कहा जो साइंस है उसमें हमारे 300 बच्चे हैं, तो हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक डाटा आप इसे कह सकते हैं, प्लूरल सेंस में आप इसे कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? ऐसी कंपैरेटिव, मतलब कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखें आप। सेकंड बात देखिए कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सके। अगर वो क्वालिटेटिव है, जैसे गुणात्मक है, यानी क्वालिटेटिव बोले अगर हम इसको, तो वो नहीं है। जैसे एग्जांपल, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर, यानी संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, यानी मैथ्स में व्यक्त किया जा सकता है, नंबर में व्यक्त किया जा सकता है। यानी क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट लाइक स्मॉल, बिग आर नॉट स्टडी, यानी बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, अच्छा, बुरा, ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसमें नंबर चाहिए, नंबर में एक्सप्रेस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको एक बहुत अच्छा, देखिए सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और ये है इरफान खान। अगर मैं कहूँ कि सचिन इज शॉर्ट, यहाँ पे दे रखा है, जैसे इरफान पठान इज टॉल, सचिन इज शॉर्ट, हैज नो स्टैटिस्टिक सेंस, ये कोई स्टैटिस्टिक सेंस नहीं देता, क्योंकि शॉर्ट और स्मॉल कुछ मतलब नहीं है कि भाई बड़ा है, छोटा है, लंबा है, क्योंकि इसको आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये क्वालिटी को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, और हमें चाहिए क्वांटिटी, जिसे नंबर में एक्सप्रेस किया जा सके, जिसे नंबर पे एक्सप्रेस किया जा सके, बस। अगर इसी को हम ऐसे कहें, जबकि अगर हम इसी को कहें कि हाउ एवर द हाइट ऑफ इरफान पठान इज 6 feet एंड
2 इंच एंड दैट ऑफ सचिन इज 5 फीट एंड 4 इंच। तो ये कंपैरेटिवली है। पहली बात तो इसे नंबर में भी किया जा सकता, एक्सप्रेस किया गया है, और हम इन दोनों की हाइट में कंपैरिजन भी कर सकते हैं और कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? तो नंबर में अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वो संख्यांकिकी नहीं है, क्योंकि ये गुणात्मक पहलुओं की बात नहीं करता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात नहीं करता है दोस्तों। अफेक्टेड बाय मल्टीसिपली ऑफ कॉजेस, ठीक है, यानी कारणों की बहुलता से प्रभावित हो। जो भी न्यूमेरिकल डाटा है बहुवचन के रूप में, उसमें कई कारणों से प्रभावित हो। जैसे एग्जांपल देते हैं अभी आपको बहुत अच्छा कि भाई स्टैटिस्टिक आर अफेक्टेड, मतलब कई कारणों से प्रभावित होता है, ये मैंने आपको बताई दी है कई बार। जैसे प्राइस, राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, भाई पेट्रोल की जो कीमत है उसके बढ़ने के, अभी तो बढ़ रहा है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं। तो पेट्रोल की जो कीमत है उसके बढ़ने का एक फैक्टर नहीं हो सकता, कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि जो पेट्रोल है, ये पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं इनके रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक फैक्टर डिपेंड नहीं करता है, कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे रिडक्शन इन सप्लाई, यानी पूर्ति की कमी होना हो सकता है। इंक्रीज इन डिमांड, यानी मांग में वृद्धि होना हो सकता है। राइज इन टैक्स, यानी करों में वृद्धि होना हो सकता है, यही अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है। और राइज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होना भी एक कारण हो सकता है। और इंटरनेशनल इशू भी हो सकते हैं। तो आप देखिए कि पेट्रोल की कीमत पिछले महीने से इस महीने 17 रुपये बढ़ गई है। पिछले महीने 19 रुपये थी, अब मान लीजिए पिछले महीने 10 रुपये पेट्रोल था, मान लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है, और अब 17 रुपये। तो हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये जो बदलाव आ रहा है, जो चेंजेस आ रहा है, जो प्रभावित हो रहे हैं आंकड़े, और उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी, जो न्यूमेरिकल डाटा होगा, वो कई सारे कारणों से, मैनी फैक्टर्स से प्रभावित होना चाहिए। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और चौथी इसकी विशेषता देखते हैं बहुवचन के रूप में, रीजनेबल एक्यूरेसी, मतलब उचित सटीकता। ऐसा नहीं कि आप कोई भी आर्थिक सर्वे कर रहे हो किसी गांव का, ये जानना चाहते हो कि कितनी महिलाएं साक्षर हैं, कितनी निरक्षर हैं, कितना अपना नाम लिख सकती हैं, कितना नहीं लिख सकती हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप सारे मतलब जनगणना विधि का ही इस्तेमाल कर सकते हो, आप सैंपल का भी आधार कर सकते हो। आपका उद्देश्य क्या है, आर्थिक आपको कितनी, मतलब किसी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ के लिए चाहिए तो भाई शुद्धता का आप ज़्यादा ध्यान देंगे। बट अगर आपको ज़्यादा वो नहीं है, रफ आइडिया पता करना है, एक रफली आइडिया आपको निकालना है, तो फिर आप एक्यूरेसी, मतलब एक रफ आइडिया भी आप ले सकते हैं, है ना। देखिए, सांख्यिकी डाटा एकत्रित करते समय एक उचित सटीकता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, मतलब होना चाहिए कलेक्शन। और भाई वो डिपेंड करता है नेचर पे, उसके साइज पे, और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है। ऐसे है भाई, सटीकता तो चाहिए बट रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। जैसे ये हमें कितनी सटीकता चाहिए भाई, उसके भाई उस जो भी आर्थिक सर्वे है, जो भी इंफॉर्मेशन आप कर रहे हो, उसकी प्रगति क्या है, उसका आकार क्या है, और आपके पास कितने संसाधन हैं। अगर आपके पास भैया उसकी प्रगति बहुत ही, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, जैसे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, 5वीं के विद्यार्थियों से, 10वीं के विद्यार्थियों से, बहुत सेंसिटिव डाटा है, तो आप शुद्धता का ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए किसी गांव का है तो आप जनगणना विधि का इस्तेमाल कर लेंगे, एक एक बच्चे का कर लेंगे। बट पूरे देश की बात करें तो फिर आप सैंपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो उचित सटीकता आपके उद्देश्य पर भी डिपेंड करती है। इसके बाद देखें, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और एक दूसरे के संबंध में रखा होना चाहिए। मतलब क्या है, अभी देखिए मैं आपको मतलब समझाऊंगा। सच न्यूमेरिकल अलोन विद, कहते हैं सच न्यूमेरिकल्स अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक एज आर मैनुअली रिलेटेड टू सो कंपेरेबल, यानी कंपैरिजन होना। देखिए कंपैरिजन कब हो सकता है, तुलना करना है ना, तुलना तब होगी जब सारे एक ही जैसे हों, अलग अलग ना। देखिए अभी मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये 3 बच्चे हैं, मान लो ये है मोहन,
ठीक है, ये है सोहन और ये है मान लीजिए राकेश। ठीक है, हम सोहन की एज ले ले, ठीक है, हम सोहन की एज ले ले, इसका वेट ले ले, ठीक है, और इसकी हाइट ले ले, तो क्या हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे के संबंध में ही नहीं है, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर नहीं है। अगर हमें इसको संख्यांकिकी का डाटा बनाना है, यानी स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन बनानी है इसे एज ए प्लूरल नाउन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो तीनों की एज लेनी पड़ेगी, या तो तीनों का वेट लेना पड़ेगा, या तो फिर तीनों का हाइट लेनी पड़ेगी, तभी तो कंपैरिजन किया जा सकता है, कंक्लूजन निकाला जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? अलग अलग से नहीं किया जा सकता। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आगे देखिए कि प्री डिटरमाइंड पर्पस, पूर्व निर्धारित उद्देश्य। ऐसा नहीं कि आपका मन आया कि हाँ भाई आज आर्थिक सर्वे करते हैं, चलो भाई गांव में, और गांव में भाई लोगों को पकड़ा, भाई कितना कमाता है, कितना खाता है, क्या है, कैसा है। ऐसा नहीं दोस्तों, आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर सरकार भी आर्थिक सर्वे करवाती है तो सरकार का भी कोई उद्देश्य होता है। जैसे अगर आपने राजनीतिक जब इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी 2022 में इलेक्शन है यूपी में, ठीक है, यूपी में इलेक्शन है, तो अभी से आप देख रहे हैं कि ओपिनियन पुल आ रहे हैं, ओपिनियन पुल आ रहे हैं, और उसके पीछे कुछ तो उद्देश्य है ना, ये जानने का कि वर्तमान स्थिति में अगर चुनाव करा दिए जाए तो वहां की जनता किस पार्टी को कितनी सीटें दे रही है, बीजेपी को कितनी मिल रही है, कांग्रेस को कितनी मिल रही है, एसपी को कितनी मिल रही है, बीएसपी को कितनी मिल रही है, आम आदमी पार्टी को कितनी मिल रही है, ताकि हम कंपैरिजन करें और जो वोटर है उसका कोई वो एक डिसीजन बनाए, कोई मन बना पाए। ये उद्देश्य है उस ओपिनियन पोल का। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य भी होना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो माना नहीं जाएगा, संख्यांकिकी का वो डाटा नहीं है। तो स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड विथ सम प्री डिटरमाइंड पर्पस। जैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में पिछले 7 सालों में जो बेरोजगारी दर है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है, तो आप जाके, आपका उद्देश्य है ना ये जानना, तभी तो जाके आप कर रहे हो। तो उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप कुछ करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो देखिए, जैसे कि भारत में आप ये बेरोजगारी के बारे में जानना चाहते हो, तो ये उद्देश्य है। आप भाई आप ये जानना चाहते हो कि भारत में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, भाई आप ये भी देखना चाहते हैं कि भाई शहरी इलाकों में कितना है, भाई ग्रामीण इलाकों में कितना है, भाई ग्रामीण उसमें शहरी इलाकों में महिलाओं में कितना है, पुरुषों में कितना है, ग्रामीण में महिलाओं में कितना है, पुरुषों में कितना है। तो कई तरीके से आप उसको, आप उद्देश्य आपके हो सकते हैं ये जानना कि पुरुष जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो शहरों में ज़्यादा है, गांव में कम है, गांव में जो महिलाएं हैं वो घर के काम में ज़्यादा ध्यान देती है। तो बहुत सारे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तभी आपका कोई उद्देश्य होता है। किसी आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए ही आप आर्थिक सर्वे किए जाते हैं, और उन आर्थिक सर्वों के माध्यम से उस आर्थिक समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। उस आर्थिक समस्या को सुलझाना ही दोस्तों पूर्व निर्धारित उद्देश्य है। दोस्तों अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हो और उसके पीछे का कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो संख्यांकिकी नहीं कहलाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद कि भाई जो आंकड़े हैं, जो भी आंकड़े हैं, जो कि न्यूमेरिकल डाटा का मतलब यही क्या है, संख्यांकिकी बहुवचन के रूप में, तो क्या उसकी हमेशा गणना ही करनी पड़ेगी? क्या अनुमान लगाया जा सकता है? दोनों कर सकते हो। आप गणना भी कर सकते हो अगर आकार छोटा है, जो आपका क्षेत्र है, जो एरिया है वो लिमिटेड है, छोटा है, आपके पास संसाधन भी है, तो आप गणना कर सकते हो। नहीं तो आप अनुमान भी लगा सकते हो। जैसे कुंभ के मेले में कितने लोग आए, अभी जो कुंभ का मेला हुआ, क्या आप एक व्यक्ति को जाके गिनोगे? नहीं गिन पाओगे ना। क्या आप मिल्की वे यानी आकाशगंगा में कितने तारे हैं, क्या आप गिनने जाओगे? गिनोगे, कई वर्ष बीत जाएंगे। तो आप एक अनुमान लगा सकते हो। तो हम संख्यांकिकी में अनुमान और गणना दोनों कर सकते हैं दोस्तों, और अच्छी तरीके से आपको मैं अभी इस पॉइंट से मैं समझा देता हूं। देखिए, अनुमान और दोनों चीजें की जा सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा, ठीक है।
मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, ये बात मैंने आपको समझा दी है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने रैली की दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में, तो क्या आप एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के गिनोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल है। क्योंकि मोदी जी की रैली में जन सैलाब आता है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल लीडर हैं ये, ठीक है, इंटरनेशनल लीडर हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि इन्होंने भारत को एक एक अलग ऊंचाई पे खड़ा कर दिया है ना, आप जानते ही हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इनकी रैली में कितने लोग आए, क्या आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो अनुमान लगा लोगे। परंतु अगर आप एक क्लास के साइंस में, बच्चों के साइंस में नंबर कितने आए और मैथ्स में कितने आए, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहा है, 40-50 बच्चे हैं, आप उनका एक एक गणना कर सकते हो उनकी। तो दोनों तरीके से हम संख्यांकिकी में काम कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाता है हमारा कि कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिकली मैनर, एक व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करना होना चाहिए। अगर आप साइंस के, मैथ के, सोशल साइंस के 10th क्लास के बच्चों के मार्क्स कर रहे हो, तो कौन सी क्लास है, कौन सा विभाग है, कौन सा स्कूल है, कौन सा राज्य है, क्या आपका उद्देश्य है, ये सारी बातें तो पता होनी चाहिए ना। अगर आप किसी गांव की आप ये जानना चाहते हैं कि यूपी में जितने भी जिले हैं, हर जिले में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी ब्लॉक आते हैं, उसमें रहने वाले लोगों का जो उपभोग है, एक महीने का जो उनका घर का खर्चा है, उनमें क्या रिलेशन है, उनमें क्या अंतर है, ये जानना चाहते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप यूपी सिलेक्ट करेंगे, फिर आप जिलों में बांटोगे, जिलों को ब्लॉक में बांटोगे, ब्लॉक से फिर आप मतलब गांव में जाओगे, गांव में पंचायतों में जाओगे, फिर एक एक चीज आपको सिस्टमेटिकली से काम करना पड़ेगा, तभी तो आप कर पाएंगे उसको कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिकली मैनर। आपने सिर्फ आंकड़े एकत्रित कर लिए, आप यूपी गए, आपने इस गांव के आंकड़े उठाए, उससे उठाए, आप उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे। आपने सिर्फ एक कूड़ा इकट्ठा कर लिया है जिसे आपको कूड़ेदान में ही फेंकना पड़ेगा। तो आपके पास एक सिस्टमेटिकली ढंग हो सकता है। देखिए, संख्यांकिकी क्या है, एक साइंस है। आप ये समझिए, आप इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है साइंस ऑफ मनी। और साइंस ऑफ मनी जो है, या साइंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स है इकोनॉमिक्स, तो उसकी जो प्रयोगशाला है, जो उसकी लेबोरेटरी है, वो स्टैटिस्टिक है। आप ऐसा समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाया। अगर इकोनॉमिक्स साइंस है तो संख्यांकिकी उसकी प्रयोगशाला है। मेरी बात समझिए इस बात को। तो इस प्रयोगशाला में ऐसे ही नहीं कि टम पटाक आप जो मर्जी करोगे, हर चीज सिस्टमेटिकली ढंग से होती है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये बात आप समझे। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे कोई स्कूल है, अब उसमें 10th क्लास के बच्चे कितने हैं, 11th के कितने बच्चे हैं, 12th के कितने बच्चे हैं, उसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, ठीक है, कितने बच्चों की प्रति व्यक्ति आय उनके फादर की 5,000 है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, कौन एससी का है, कौन एसटी का है, कौन है ना ओबीसी का है, कौन जनरल का है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तब आप उसकी क्लास, उसका विभाग, उसका उसका रोल नंबर, बहुत तरीके से आप पहले एक व्यवस्थित तरीके से उसको संगठित करेंगे। अब दोस्तों, हम बहुवचन के रूप में तो समझ चुके हैं संख्यांकिकी को। अब हम डिटेल में ये जानेंगे कि सिंगुलर नाउन में, यानी सिंगुलर सेंस में संख्यांकिकी का मतलब क्या है, यानी एक वचन के रूप में इसका मतलब क्या है। देखिए, संख्यांकिकी का मतलब एक वचन के रूप में संख्यांकिकीय विधियां, यानी स्टैटिस्टिक टूल्स। अगर मैं कहूं स्टैटिस्टिक, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, टूल्स, मेथड्स, ये ही है। यानी टूल्स, अगर आपको कलेक्शन करना है, डाटा का कलेक्शन करना है, तो कलेक्शन आप कैसे करोगे, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। जो मेथड है ना, बस वही हमारे क्या है, संख्यांकिकी एक वचन के रूप में, यानी आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, ये
कौन से स्टेप में कौन सा मेथड लगाना है, ये यही चीज हमारी क्या है, संख्यांकिकी है दोस्तों। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि संख्यांकिकी अध्ययन के चरण होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी गांव का, मान लीजिए किसी गांव है या दिल्ली है, मान लीजिए मैं अपने दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली में लोगों का पिछले साल से इस साल में जो उनका इन्वेस्टमेंट है और उनकी जो सेविंग है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। यानी जितने भी दिल्ली के जो कंज्यूमर्स हैं, यानी जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट ने कोरोना ने क्या इम्पैक्ट डाला है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो मुझे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए? न्यूमेरिकल डाटा चाहिए या न्यूमेरिकल डाटा चाहिए। तो मुझे इस न्यूमेरिकल डाटा को मतलब चाहिए के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे। मुझे 5 स्टेपों से होके गुजरना पड़ेगा। वो बिल्कुल इस तरीके से है। पहली स्टेज में मैं इनका संकलन करूंगा, यानी इनका एकत्रित करूंगा, एकीकरण करूंगा। एकीकरण कहूँ, सिंपल संग्रहण, यानी मैं कहूँ कि कलेक्शन करूंगा। ठीक है, कलेक्शन करूंगा। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, दूसरी स्टेज में मैं क्या करूंगा, मैं उसका क्लासिफिकेशन करूंगा या कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन करूंगा, यानी व्यवस्थित करूंगा। मैंने क्या किया भाई, मैं गांव में गया, मैंने गांव में लोगों के आंकड़े एकत्रित किए और फिर उनकी समानता और विषमता के आधार पे, सिमिलैरिटी और डिफरेंस के आधार पे उनको ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज कर दिया, जैसे कि मैं यूपी के गाँव की बात कर रहा था, तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया, फिर ब्लॉक्स से अलग कर दिया, बहुत सारी चीज़ें है ना, मैंने अब बहुत सारे आधारों पे उनका वर्गीकरण कर दिया। तो पहले मैं उस न्यूमेरिकल डाटा का संग्रहण करूंगा। संग्रहण मतलब उनको मैं कलेक्ट करूंगा, फिर उनको ऑर्गेनाइज करूंगा, यानी क्लासिफिकेशन करूंगा, फिर उनका मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, फिर मैं उनको एनालाइज करूंगा, यानी विश्लेषण करूंगा, और फिर मैं लास्ट में उनकी व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन करूंगा। दोस्तों, ये 5 स्टेज है। अब इन हर स्टेज में बहुत सारे टूल्स होते हैं। कलेक्शन करने के टूल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज करने के, प्रेजेंटेशन, जैसे अगर हम बात करें कि भाई जनगणना विधि भी हो सकती है, सैंपल मेथड भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए टेलीमार्क भी हो सकता है ना। प्रेजेंटेशन पाई चार्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, हिस्टोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी टूल्स हैं इन संख्यांक की, इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से लेकर उसको उसकी व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन करने तक, जितने भी टूल्स है, हर स्टेप में जितने भी हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो जो टूल्स है ना, वही है संख्यांक की एक वचन के रूप में। दोस्तों, इसके बाद देखिए इससे और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये चरण लिख रखे हैं मैंने, 5 चरण हैं। ये संख्यांक की अध्ययन है, यानी उनके अध्ययन, पहले चरण में क्या अध्ययन होता है, दूसरे में, और ये उनके उपकरण हैं, यानी टूल्स हैं, यानी स्टैटिस्टिक टूल्स हैं, यानी हम कहें कि मेथड्स हैं, यानी विधि है। उपकरण कह सकते हैं या फिर आप उसे विधियां भी कह सकते हैं। तो देखो, डेटा का संग्रहण, अब संग्रहण करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक सेंसस या सैंपल टेक्निक्स हो सकती है, जनगणना, या नमूना या प्रतिदर्श भी कहते हैं, प्रतिदर्श तकनीक भी हो सकती है, सैंपल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे क्या करना है, मुझे किसी ये जानना है कि यूपी में आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे यूपी के लोगों का भी, जैसे कोई गांव है, किसी गांव में ही हम पूरे गांव का करेंगे तो जनगणना हो जाएगा, और अगर कुछ ही घरों का करके उन्हीं के आधार पर बाकियों के करेंगे तो सैंपल हो जाएगा। आगे के चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा इनको बहुत अच्छी तरीके से, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लें। तो डेटा का संगठन, अब भाई डेटा का संगठन है तो उसको कैसे, भाई डेटा हम भाई एरे ऑफ डेटा से भी कर सकते हो, टेलीबार से भी कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण की बात करें, अगर हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात करें, तो भाई हम उसे ग्राफ से दिखा सकते हैं, टेबल के थ्रू दिखा सकते हैं, डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। आप डायग्राम में भाई आप हिस्टोग्राम भी यूज़ कर सकते हो, बार ग्राफ भी यूज़ कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं। टेबल्स में आप कहते हैं 1 गुण वाली, बहुगुण वाली, 3 गुणों वाली टेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो देखिए, हम ये जो टूल्स है ना, जनगणना करना या नमूना तकनीक, डेटा, टेलीबार, ये सारी चीजें, ये जो टूल्स है ना, यही इन टूल्स को हम एक वचन के रूप में संख्यांकिकी को कहते हैं। ठीक है, और ये टूल्स जिन संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित कर रहे होते हैं ना, उनको हम बहुवचन के रूप में कहते हैं। कितना इजी सी बात है दोस्तों, क्योंकि ये टूल्स आप कोई न्यूमेरिकल डाटा कलेक्शन के लिए, उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके रिप्रेजेंट, तो वो जो न्यूमेरिकल डाटा है वो प्लूरल सेंस है, और ये जो टूल्स का प्रयोग कर रहे हो ये सिंगुलर सेंस है स्टैटिस्टिक का। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे विश्लेषण के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रतिशत का इस्तेमाल कर सकते हो, औसत मीन निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोरिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, बहुत सारी चीज। और व्याख्या के लिए आप प्रतिशत का परिमाण निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हो। तो ये जितने भी टूल्स हैं ना दोस्तों, जिन्हें मैं आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आप यकीन मान लीजिए। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।